हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो टॉपिक है उसमें हमें देखेंगे कि जो आपका एंडोजीनस एंटीजन होते हैं वो कैसे आपका एमएससी मॉलिक्यूल के साथ प्रोसेस होते हैं। तो जनरली एंडोजीनस एंटीजन मींस जो आपके इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं या फिर कोई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो सेल के अंदर जनरेट हुए हैं ड्यू टू एंटीजन डीएनए या उसकी एक्टिविटी की वजह से। इसमें एंटीजन जो है बाहर से फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू अंदर नहीं आएगा, वो ऑलरेडी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो जनरली जो आपके ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती हैं इसके साथ जब पहले यूबिक्यूटिन आके बाइंड होगा। यूबिक्यूटिन जो होते हैं वो आपके स्मॉलर यूनिट्स होती हैं प्रोटीन्स की, जो आके किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को पूरी तरीके से पकड़ लेती हैं। देन जब इन दोनों का एसोसिएशन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ बगल में डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपका एक इंटरसेलुलर प्रोटीन है जिसका डाइजेशन होकर उसको प्रोसेस होना है। तो उसमें जो एन टर्मिनल की तरफ है एन लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। जनरली विद द हेल्प ऑफ यूबिक्यूटिनिंग एंजाइम वहाँ पे यूबिक्यूटिन जो प्रोटीन होती है वो आके बाइंड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि लाइसिन के सी वाले टर्मिनल्स पे यूबिक्यूटिन आके बाइंड हो गया है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो इस तरीके से इंटरसेलुलर प्रोटीन से यूबिक्यूटिन आके बाइंड होता है। देन जैसे ये एसोसिएशन हो जाता है तो बहुत सारे जो प्रोटियोसोम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो आके इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो जनरली जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि प्रोटियोसोम की ये सब यूनिट्स हैं, आपका LMP2 और LMP7, जो आपके टी सेल्स से जो इंटरफेरॉन्स निकलते हैं, गामा इंटरफेरॉन गामा, उनके एक्टिविटी की वजह से एक्टिवेट होता है, यानी कि इनको सिग्नल मिलता है कि आप डाइजेशन के लिए रेडी हो जाइए। इसी तरीके इनका जो कोडिंग होती है वो जनरली जो MSC के जो जीन होते हैं उन्हीं के बीच में ये दोनों जीन का एक्सप्रेशन होता है, LMP2 और LMP7। लेकिन जो इसका एक दूसरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड LMP10, या इसको हम लोग MECL1 भी बोलते हैं, ये MSC के जीन्स के बीच में प्रेजेंट नहीं होता, इसका DNA जो है अलग होता है। तो ये तीनों मिलकर एज अ प्रोटियोसोम की सब यूनिट वर्क करते हैं और प्रोटियोसोम की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटियोसोम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लगभग उसका साइज़ लिखा हुआ है 26S, और ATP के हेल्प से जो प्रोटीन है उसको 2 से 3 अमाइनो एसिड लंबे ही चेन तक कोशिश करता है कि इतना कम से कम उसे तोड़ दे। देन जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी हैं उनको लेके आपका टैप रिसेप्टर के पास जाएंगे। टैप का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। ये आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं। जनरली ये भी आपका ATP रेगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं। मैक्सिमम जो साइज़ ये ले सकते हैं वो 8 से 10 अमाइनो एसिड का ले सकते हैं। तो इतना अगर इतना छोटी अगर कोई प्रोटीन है 8 to 10, वो आराम से इनके थ्रू क्रॉस हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी जो है फिर वो क्रॉस होना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे ये प्रोटीन इस चैनल से पास होकर निकलती है तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। वन इज़ कॉल्ड कैलरेटिकुलम और अदर इज़ कॉल्ड टैपिन। तो जब का टैपेसिन होता है और कैलरेटिकुलन होता है, ये चैपरॉन के एग्जांपल्स होते हैं। चैपरॉन आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद वो प्रोटीन्स होती हैं जो डिफरेंट न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो ये चैपरॉन्स ही होते हैं। और जनरली जो टैपेसिन होती है इसको हम बोलते हैं टैप एसोसिएटेड प्रोटीन। तो आप ये कह सकते हैं कि टैप के थ्रू जो भी प्रोटीन्स आ रही हैं अंदर वो फटक से उन्हें पकड़ लेगा, कौन सा, टैपेनिन, और साथ ही उसके साथ जो वर्क करता है दैट इज़ कैलरेटिकुलिन। तो ये जो पेप्टाइड आया है उसको ये दोनों पकड़ लेंगे, टैपेसिन और कैलरेटिकुलिन, और वहाँ से जो है आपका MSC का जो मॉलिक्यूल है, MSC क्लास फर्स्ट का जो मॉलिक्यूल है उसको पकड़ के लाएगा एक दूसरा प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कैनेक्सिन। तो कैनेक्सिन का रोल होता है जो MSC का मॉलिक्यूल है उसकी अल्फा यूनिट को पकड़ के लाना, और कैलेक्सिन और आपका कैलरेटिकुलिन और टैपेसिन जो होते हैं वो कोई भी जो नई प्रोटीन्स आ रही हैं उन्हें भी पकड़ेंगे, और साथ में अगर कोई डाइजेस्टिव प्रोटीन आई हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ भी उसको एसोसिएशन दिखाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कैलेटिकुलम और टेपेसिन दोनों के साथ बाइंड होगी, एमएससी के साथ भी और जो यहाँ से डाइजेस्टेड पेप्टाइड आया वो भी। तो कैनेक्सिन का रोल है कि वो अल्फा यूनिट को इन दोनों के पास पहुँचा दे, कैलेटिकुलन और टेपेसिन, और फिर जैसे ही इन दोनों का एसोसिएशन हो जाएगा उसके साथ ये रिमूव आउट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके साथ एसोसिएट होते ही कैनेक्सिन जो है रिमूव हो गई। तो ये रिमूव होगी, कैनेक्सिन रिमूव हो गई। यहाँ से 3 चीज़ें आई, एक आया बीटा ग्लोबुलिन जो इसकी बीटा सब यूनिट होती है, क्योंकि अल्फा और बीटा को सिंथेसाइज करने वाले जीन जो होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, तो उनके एमआरएनए अलग बनते हैं, तो उनकी प्रोटीन अलग बनती है। तो अल्फा यूनिट तो आपकी इसके साथ आती है और बीटा यूनिट जो है एक सेकेंड रूट से आएगी, और इन दोनों का एसोसिएशन अल्फा और बीटा यूनिट का एसोसिएशन कैलेटिकुलन और टेपेसिन की हेल्प से होगा। तो ये इन दोनों यूनिट्स को पकड़ के इनका जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बाइंड होना है उन दोनों को बाइंड कर देंगे। तो कैनेक्सिन का काम पूरा हो चुका, कैलेटिकुलम और टेपेसिन अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ से आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ चुका। अब जैसे तुम्हारा अल्फा बीटा यूनिट पूरी हो जाएंगी और पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका पेप्टाइडिक क्लिफ्ट होता है, यहाँ पे इस पेप्टाइड बॉन्ड को बाइंड करके आपका अब बिल्कुल एमएससी रेडी है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के लिए। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर पूरा होगा कि एमएससी का अल्फा बीटा यूनिट बाइंड हो चुकी है, उससे पेप्टाइडिक क्लिफ्ट पे जो डाइजेस्टिव पेप्टाइड था वो बाइंड हो गया, तो देन आपका ये जो एमएससी का मॉलिक्यूल है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एग्जिट कर जाएगा, और फिर देन वो आपको जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आपका वी सिनारे ऐड कर देगा, और उसका जो टारगेटेड टी सिनारे होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा होगा। तो इस तरीके से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी जो आपके एमएससी के चारों तरफ जो वैक्यूल्स लगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगी, और आपकी जो एमएससी है वो सेल सरफेस पे जाके एक्सप्रेस हो जाती है, और साथ ही उसके जो आपका एंटीजन पेप्टाइड आया था, ये आपका एंटीजन पेप्टाइड है, तो ये भी आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो एंडोजिनस एंटीजन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और ये जो पूरा पाथवे है इसको हम बोलते हैं साइटोलिक पाथवे। तो साइटोसोलिक पाथवे जो है उसमें पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे कहीं पे भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं हुई है। तो कई जगहों पे एंडोजिनस एंटीजन भी पूछा जाता है, और कई जगहों पे इसको एज अ साइटोसोलिक पाथवे भी बोला जाता है। तो दोनों में ही सेम जो रिएक्शंस हैं वो आएंगी, बस यहाँ पे जो एंटीजन होगा वो इंटरसेलुलर होता है, और जो पाथवे होगा वो इस तरीके से होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।